अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक केस फैसलाबाद में होता है 2015 में, पुलिस की जानिब से 3 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिए जाते हैं। उन्हें जो लफ्ज़ कह लें, पुलिस मुकाबला कह लें, कत्ल कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि जो मकतूलीन होंगे जिनके बच्चे मर गए वो ये कहेंगे कि कत्ल हो गए हैं, पुलिस वाले कहेंगे इश्तिहारी थे, मार दिए गए हैं। लेकिन इसका जब जो सेशन जज के पास जाते हैं, उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी लगवाते हैं, तो उसके बाद ये साबित होता है ये पुलिस मुकाबला जाली था। 6 साल बाद दोबारा से इसी फैसले को रिपीट किया जाता है। उस फैसले को बरकरार रखते पुलिस को ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और एक्शन लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जाता। ये पूरी स्टोरी है क्या, और इस एक स्टोरी से हम वो तमाम बरक्स चीज़ें हैं जो सामने लेके आएंगे कि आखिरकार हमारी पुलिस, हमारे अदारे कहाँ खड़े हैं, हमारी अदलिया जो इकदाम कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर इकदाम को फिलफौर आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोताही और ताख़ीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जाए, उससे नुकसान किस हद तक हमारे मुआशरे का हो रहा है और बिगाड़ किस हद तक बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ वो मकतूल जो 2 कत्ल कर दिए गए, ये कह के कि ये इश्तिहारी हैं, पुलिस मुकाबला शो किया गया कि इनके साथियों ने गुमटी चौक में उनके ऊपर हमला किया। पूरा वाक़या में जो उनके वालिद राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी पहले सुन लेते हैं। इनकी वालदा भी, इनकी अहलिया और दोनों नौजवानों की वालदा जो हैं वो भी इसी आसना के अंदर जो हैं अपनी जान की बाजी हार गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, ये बताइएगा तारिक साहब कि ये वक़ूआ असल हुआ क्या था, क्या लड़के क्या करते थे, उन पर केस किस चीज़ का डाला गया जो उन्हें गिरफ़्तार करके लेके जाया जा रहा है? उनके डकैती के पर्चे डाले हैं। ये हमारी दुश्मनी थी ना इधर, उन्होंने कुछ पैसे दिए पुलिस वाले को, वो हरीम यार खां रह रहे थे, वहाँ से उठा के लेके आए हैं, इधर ले आके उन्होंने पुलिस काउंटर बना दिया उनका। यही बनाया और कोई मसला नहीं है, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है। इसीलिए ये जुडिशल इंक्वायरी में वो बिल्कुल पता चल गया कि ये जाली पुलिस मुकाबला किया गया है, तो ये सबको पता है। जब पुलिस मुकाबला होता है उसके बाद सिलसिला कैसे शुरू होता है और उससे आगे सिलसिला कैसे चलता है? उसके आगे क्या, ये अभी ये हमारी एफआईआर जो है वो नहीं दे रहे। नहीं, जो आप अदालत में गए पहले, जो सेशन जज थे उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी लगवाई, वो मेरी वाइफ थी, उन्होंने दरख्वास्त दी बड़े सेशन के, उन्होंने फिर वो इंक्वायरी की दरख्वास्त लगा दी राना राशिद के पास। राना राशिद ने 8-9-10 महीने चली वहाँ, उन्होंने ये लिख दिया कि ये जाली पुलिस मुकाबला किया, उन्होंने सेशन को दे दिया। बड़े सेशन ने उनका आर्डर कर दिया कि पर्चे का आर्डर, पर्चा दें इनके ख़िलाफ़, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ख़िलाफ़। अब भी फिर इन्होंने एक रिट इधर दाखिल कर दी कि जी ये हमारा बनता नहीं है, पुलिस मुकाबला राना राशिद को इख्तियार ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बड़े सेशन ने फिर वो चल रही 3-4 साल चली है, उसके बाद वो उनका स्टे ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हमने फिर इनको बड़े सेशन को दरख्वास्त दी है कि ये हमारी एफआईआर होनी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने भी लिख दिया है कि ये एफआईआर दे सीपीओ साहब को, मगर अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, आप इस दौरान पुलिस, सीपीओ, आरपीओ के पास खुद पेश होते रहे? गए हैं, पेश हुए, दरख्वास्तें दी हैं उनके बाकायदा। कौन से सीपीओ थे? यही चोरी चलते इनके पास गए हैं, कोई बात ही नहीं, सुनी नहीं रहे, कुछ भी नहीं। वो तो बाय फ्लैक्शन लगाते हैं कि कोई व्हाट्सएप भी करे, मैं उनकी बात सुन लेता हूं। कुछ भी नहीं जी, हमारी तो किसी ने नहीं सुनी, हमारी तो किसी ने नहीं सुनी। हम तो गए हैं, दरख्वास्तें दी हैं उनके पास। ये मेरी गल सुनो, आरपीओ साहब को दी है, सीपीओ साहब को दी है, मगर इनकी दरख्वास्त जो इनको दी है इन्होंने उठा के वो लगा दिया जी एसपी इकबाल टोन के पास। उन्होंने नहीं पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं हमें भी, क्या है ये आपकी दरख्वास्त आई है, क्या है क्या नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। यही खान साहब की हुकूमत आती है, उन्होंने कहा था मैं पुलिस कल्चर बदल दूंगा, पुलिस बात सुनेगी अवाम की, पुलिस दहलीज पे इंसाफ देगी, अदालतें फैसले दे रही हैं, कोई मान नहीं रहा, तो फिर किसके पास लोग जाएंगे? बस हमने पहले भी यही अपील की है, हमारी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला और अपना जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हाई कोर्ट, आईजी पंजाब को, नहीं बस ये अपील कोई सुनेगा तो फिर है ना, अभी तो कोई नहीं सुन रहा है। ये जो सुहेल और शाहजेब दोनों बेटे थे? दोनों बेटे थे मेरे। क्या काम क्या ये करते थे? काम करते थे, सुहेल जो है वो कबाड़ का काम करता था, शाहजेब जो वो मोटर मार्केट में मोटरों का काम करता था। इन पर जो मुकदमात में चोरी डकैती के जो आप कह रहे हैं मुकदमात थे? नहीं जी, जो सुहेल मेरा बड़ा बेटा था ना, मेरी दूसरी बीवी में था, ये उधर अपने नानकों पास ही रहता, मंडी क्वार्टर। इसके ऊपर हो तो कोई मुझे पता नहीं है, पर शाहजेब के पास उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। वो इन्होंने 302 में, ये 2007 में केस हुआ था अपना रज़ाबाद चौक का, नामलूम में इनको डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों को डाल दिया इन्होंने। वहाँ से वो निकले हैं तो कुछ भी नहीं।
कोई केस नहीं, वो अपना काम कर रहे थे मोटर मार्केट में, मोटो का काम करते थे। वहीं से 1-2 दफ़ा वहीं से उठा के ले आए ये सिविल लाइन वाले, तो ये आपका बाप इश्तिहारी हमें दें। उनका हमें पता ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने पकड़ा गया 2013 में, मैं क्लियर हो गया। जब ये मेरे बेटों का मर्डर हुआ है ना, तो मैं अंदर था, जेल में था। अच्छा, आपकी बीवी इसलिए इसकी पैरवी कर रही थी? वो पैरवी कर रही थी, वो भी इन्होंने नहीं रहने दी। तो आपके केस का क्या बना था? मैं बरी हो गया था। बरी होने के बाद फिर आपने ये केस शुरू की, आपकी अहलिया कब फौत हुई? ये मेरी अहलिया फौत हुई है 2017 में। 2017। तो आपने दोबारा पैरवी कब शुरू की? उसको उनके फौत होने के बाद की है मैंने। आपकी रिहाई कब होती है? मेरी रिहाई तो 2016 में हुई है, 11वें महीने की 24 तारीख को। क्योंकि दुश्मनी या कत्लों के मुकदमे थे, उनमें मैं बरी हो गया हूँ सेशन से। चोरी यकूब ने बरी किया था, तो उसके बाद फिर मेरी 11 महीने के बाद मेरी बीवी फौत हो गई। बेटा और बीवी दोनों वो साथ का बाद गए, वहाँ कत्ल हो गए। इन्हीं चक्करों में फिर मैं बाद में मैं मुकदमा उठा लिया, ये इसमें मुद्दई बना मैंने। अभी उठाया, अभी कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कहीं सुनाई नहीं हो रही। जहाँ भी जाते हैं ये कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनता, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। तो आगे अब कहाँ तक जाने का इरादा है, कैसे इस केस की पैरवी करेंगे? क्योंकि देखें सेशन ने 2016 में वही फैसला दिया है, अब फिर वही दे रहे हैं 2021 में, 6 साल बाद। वो तो अपने फैसले पे कायम है कि ये आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन इंसाफ देने वाले इंसाफ दे रहे हैं। पुलिस को तो चाहिए ना, वो तो अपने पेटी भाइयों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमें तो कोई इसमें स्पॉन्ड नहीं दे रहे ना। तो नहीं हो तो देखेंगे अभी इंशाल्लाह, नहीं तो फिर हाई कोर्ट तो जाएंगे। कुछ तो होना चाहिए, होएगा ही ना। हाई कोर्ट नहीं दिए, नहीं देंगे तो हाई कोर्ट तो दवाए, पर्चा दवा देगा इनको ऊपर। पुलिस क्यों नहीं मानती आपके ख्याल में? अदालतें, जजेस तो सबसे बड़े हैं, वो तो हुक्म देते हैं, मानने चाहिए। हम देते हैं ना ये, मगर ये अपने पेटी भाइयों को बचाने के चक्कर में है ना। इसमें चार SHO है ना इसमें। एक तो फौत हो चुका है मार नदीम अंजम, और 3 एक बाहर निकल गया खलील कुमन, वो बाहर निकल गया। इरम शाह है और मोहम्मद अली है, और उनका हमला है। ये कितने दिन थाने रहे जब ये इन्हें गिरफ्तार किया गया? ये तो काफ़ी दिन रहे हैं, अदालतों में भी इन्होंने पेश किया। पेश करके बाद में और भी पकड़े हुए थे मेरे। आपके बेटों के कोई साथी, या आपके किसी साथी ने गुमटी चौक में इन्हें छुड़वाने की कोशिश भी की? क्योंकि जो पुलिस ने कहा इन्हें गुमटी चौक में कुछ भी नहीं किया। वो यही मसला है कि वो कोई मुखालफन उन्होंने किया है, हमने नहीं किया। हमारे तो बेटे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा तो ये सवाल बनता है, गुमटी चौक इतना मसरूफ़ है, वहाँ कोई हमला करे और कहीं कोई फायर ना लगे या कोई हो ना, ये तो बड़ी समय से बालातर बात है कि वहाँ हो भी जाता है। नहीं, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। मेरे बेटे तो यहाँ से छोड़ के ये दुश्मनी की वजह से हरीम यार खां चले गए थे, क्योंकि मैं हरीम यार खां जेल में बंद था ना, तो वहाँ चले गए। वहाँ से उठा के लेके आए हैं जी, इधर ला के इन्होंने पुलिस मुकाबला बना दिया उनका। क्या अब आपने 2 बेटे, तीसरा बेटा और एक बीवी भी खो दी, तो इसके बाद क्या मतलब? इनके साथ एक और लड़का भी था ना, वो तीन मर्डर, अलीम सरगोदे का था, वो 3 मर्डर इन्होंने किए हैं ना। उसके बाद मैं वैसे आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बीवी भी फौत होगी, बेटे 3 आपके 3 बेटे चले गए। मतलब क्या, मतलब इस दुश्मनी के हवाले से क्या कहेंगे? लोगों को बिल्कुल एक मैसेज तो देना चाहिए कि इनमें क्या रखा क्या, जब हमें तो मुड़ जाना चाहिए इन कुछ चीज़ों। नहीं, ये दुश्मन जो हमारे हैं मुखालफ है, वो खुद तो नहीं लड़ते ना, वो यही करते। अभी ये मेरा ख्याल 19 में मेरी वालदा और बेटी फौत हुई, मेरी वालदा फौत हुई है। उनके 1.25 महीने पे इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करवाया है। वो टारगेट किलर थे, पैसे दिए उनको, पैसे दे के उन्होंने मरवा दिया। वहाँ मेरा बहनोई सोया, मतलब मैं पड़ा हुआ था। 2 मिनट पहले मैं उठ के गया हूँ, 2 मिनट के बाद मेरा बहनोई सोया हुआ, तो उसको मार दिया। वो भी मुकदमा दर्ज है, चल रहा है मुकदमा। उम्मीद है इंसाफ की, क्योंकि अदालत ने तो इंसाफ के दे दिया। जो अदलिया जिसने फैसला देना वो तो फैसला दे चुकी है। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर अब किसके पास जाके इंसाफ मांगेंगे? भाई यही तो इंसाफ देख रहे हैं, किसके पास जाएं? कोई भी नहीं सुन रहा। हम तो यही अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से कर रहे हैं, वज़ीर आला से कर रहे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, IG पंजाब से कर रहे हैं। यही हो रहा ना, आगे इनसे कौन है? आगे इनसे कौन है जी? बहुत शुक्रिया आपका राना तारिक साहब। बहुत सारे ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिनके फैसले बिलाशुबा हुए हैं, लेकिन मौजूद अदलिया के फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इतनी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि या तो मकतूलीन मर जाते हैं या पैरवी करने वालों का नामो निशान भी मिटने के साथ साथ वो पैरवी करनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसाफ जहाँ से मिलना था वहाँ से फ़ैसला हो गया, लेकिन उसके बावजूद जहाँ इम्प्लीमेंटेशन होनी है वहाँ से सिफर चीज़ है।
एक SHO जो हैं नदीम अंजम, उनका इंतकाल, खलील घुम्मन और ज़फ़र ज़मान, इरम रज़ा शाह, इनमें से एक बैरून मुल्क और 2 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर, एक पेट्रोलिंग पुलिस में और एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कौन इंसाफ देगा अगर ये जाली पुलिस मुकाबले ऐसे ही बिलाशुबा जो अच्छे सही बिल्कुल पुलिस मुकाबले आपके नज़र में होते होंगे, जहाँ पुलिस के ऊपर टारगेट होता है वो करें, लेकिन जहाँ पुलिस मुकाबले जाली साबित हो जाते हैं अदलिया की तरफ से, जो अदालतें इंसाफ देने के लिए, तो उनके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एक बड़ा सवालिया निशान है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। वकील जो कि इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनके पास पहुंचे हैं और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। चौधरी नासिर हबीब साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इस केस की पैरवी कर रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी जो है 2016 से ये शुरू होना, जिसकी इंट्रो और सारी डिटेल जो है फैमिली हमारे साथ मौजूद थे, उसके साथ उनकी बात भी हो चुकी है हमारी कि कैसे कैसे वकूआ पेश आया। अब नासिर साहब से पूछेंगे इस वक्त हक़ाइक़ हैं क्या, इस वक्त किस दोराहे पे ये केस खड़ा है और कैसे क्या रिमार्क्स जो हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने दिए हैं और हमारी पुलिस अभी भी क्या वतीरा इसमें अपनाए हुए है। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। नासिर साहब, ये सुहेल, शाहजेब और अलीम एक सरगोदा से मर्डर होता है और ये कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला ये बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन इसे आप लोगों ने रेट किया कि जाली पुलिस मुकाबला, जिसमें अदालत आलिया ने इस वक्त केस किस पॉइंट पे खड़ा है और क्या इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, अदालत की तरफ से रिमार्क्स क्या दिए गए हैं और जो इसके अंदर राना तारिक साहब जो इसकी पैरवी कर रहे हैं वो कहाँ थे और उनका इस वक्त मौक़िफ़ क्या है। ये सारी स्टोरी थोड़ी सी हमें ब्रीफ कर दें, क्योंकि डेफिनेटली उनकी ज़ुबानी तो हमने सुन ली, लेकिन एक जो वकील इसकी पैरवी कर रहा है वो बेहतर गाइड कर सकता है कि इस वक्त ये केस है क्या। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुलिस इनकाउंटर इन्होंने तरतीब दिया था, वक़ूआ है 18 अगस्त 2015 का। ये थाना फैक्ट्री एरिया जो है, इसकी जो थे लोग, जिसमें मां नदीम अंजम था, फ़रहान कांस्टेबल था, ज़हीर आलम था, तारिक महमूद कांस्टेबल था, नियामत अली कांस्टेबल था, शहजाद अहमद कांस्टेबल था, रियाज़ अहमद सब इंस्पेक्टर था, ज़फ़र ज़मान सब इंस्पेक्टर था और इरम रज़ा शाह ये भी SHO था, साबका SHO है, खलील गुम्मन ये भी साबका SHO है। ये हमने ये इनकी 2 बेटे जो जवान जिसकी डेथ हुई थी, एक सुहेल था और एक अलीम था, तीसरा इनके साथ एक और पुलिस कस्टडी में था लड़का, वो अलीम था। सुहेल, शाहजेब दोनों भाई थे और अलीम जो था वो तीसरा पर्सन था। इन्होंने इनको उधर थाने से लिया और जाली इन्होंने कहानी बनाई कि गुमटी चौक में जी हम पे हमलावर इनके कुछ साथी हो गए हैं, तो पुलिस का मुकाबला हो गया है, तो इन्होंने समनाबाद रोड पे जो है रसाला, वहाँ ले जाके ये दोनों को, सुहेल को, शाहजेब को और अलीम को मर्डर कर दिया। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स थीं उनमें साफ जो है वो हथेलियों में फायर लगे हुए थे। वो इनको कह रहे होंगे ना कि ना मारना ना मारना, इन्होंने बरस्ट और बड़े करीब से बरस्ट मारा गया। हम ये बीबी फरजाना बीबी थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई ये केस लड़ते लड़ते। ये उनकी माँ थी फरजाना बीबी, सुहेल और शाहजेब की वो वालदा थी। उसके बाद अब जो है उसका हस्बैंड यानी इनका बाप जो है तारक, वो केस को प्रोसीड करता रहा। अगस्त 2015 को ये इन्होंने जाली पुलिस मुकाबला तरतीब दिया, तो उसको उसके लोगों ने कहा कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप इस तरह करें, ये ज़िला कौंसिल चौक जो है, ये तकरीबन यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती। मैं सदर पैट लॉयर्स फोरम मनहाजुल कुरान पूरी डिवीज़न की ज़िम्मेदारी मेरे पास है और हमारी एक टीम है वकला की, 200 से प्लस वकला जो हैं हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में हैं और 4000 प्लस जो हैं हमारी जमात के वकला जो हैं वो पंजाब लेवल पे हैं हाई कोर्ट में। तो हमने इस बीबी को एहतजाज ये कर रही थी, तो हमने इस मामले को लिया और उसके बाद हम सेशन जज साहब के पास चले गए। उस वक़्त सेशन जज साहब थे आबद हुसैन कुरैशी साहब। हम उनके पास गए, हमने दरख्वास्त लिखी जिसमें हमने उनको एज़ ए जस्टिस ऑफ पीस एड्रेस किया, क्योंकि एज़ ए चेयरमैन ह्यूमन राइट्स भी वो काम करते हैं, क्योंकि जो सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है वो चेयरमैन ह्यूमन राइट्स भी होता है और जस्टिस ऑफ पीस भी होता है। तो वहाँ पे हमारी दरख्वास्त जो है वो इंटरटेन हुई
तो जुडिशल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करने के लिए उन्होंने ज़िम्मेदारी लगा दी जुडिशल मजिस्ट्रेट की, जो राना राशिद अली ख़ान साहब थे। ये हमारी जो दरख्वास्त है आबद हुसैन कुरैशी साहब ने जो मंजूर की, ये 16 सितंबर 2015 को की। फिर इंक्वायरी जो है कंडक्ट की राना राशिद अली ख़ान साहब ने। उन्होंने 8 माह इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद, आफ्टर द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और सारे हालात व वाक़या देखने के बाद, उन्होंने ये डिक्लेयर किया और उनका साफ वर्डिंग में ये आर्डर था, द पुलिस इनकाउंटर वाज फेक एंड फैक्टिशियस, और ये फ्रेम किया गया था। ये उनकी फाइंडिंग आ गई। उसके बाद हम वो फ़ैसला लेके हम सेशन जज साहब के पास आ गए, तो आबद हुसैन कुरैशी साहब ने उस जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट को साथ लफ करके उस वक़्त के जो CPO थे उनको एक लेटर डाला कि इन पुलिस ऑफिशल्स जिन्होंने जाली पुलिस मुकाबला फ्रेम किया है, इन पे एक्शन लो। ये बात है 2/6/2016 की, यानी जून 2016 को वो आर्डर हो गया कि भी इस पे एक्शन लो। जब इंक्वायरी का फ़ैसला आया 21/5/2016। अब ये पुलिस वाले जो हैं ये निगरानी में चले गए, क्योंकि इनका जो है कंडक्ट जो है वो वाज़े तौर पे सफ़ा मिसल का हिस्सा बन चुका था, और इनका जो ये जो जाली पुलिस मुकाबला है ये फेक एंड फैक्टिशियस डिक्लेयर हो चुका था। इन्होंने एक निगरानी दायर की। इस पे पहली बात यह है कि लॉ की बात यह है कि इस पे निगरानी लाई नहीं करती थी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था, ये एग्जेक्टिव आर्डर था। जो जुडिशल इंक्वायरी होती है उसका जो आर्डर है वो एग्जेक्टिव आर्डर कंसिडर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर। इस पे निगरानी लाई नहीं करती, लेकिन लॉ अपना रास्ता खुद बनाता है। ये तकरीबन 5-7 जजेस से होती हुई रिजल्टेंटली ये आ गई नवीदुज़्ज़मान साहब के पास। हमने इन सारे जजेस के पास जाके हमने आर्गूमेंट्स भी दिए और दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक ये कि लॉ पॉइंट पे ये निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल रिवीजन इस पे लाई नहीं करती एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर पे। दूसरा हमने क्या किया कि हमने इसमें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे भी हमने बहस की, यानी एविडेंस के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और लॉ पॉइंट के हवाले से, तीनों तरीक़ों से बहस होती रही। और ये 5-7 जजेस से होते हुए नवीदुज़्ज़मान साहब के पास है। उसमें उन्होंने कहा जी मैंने अब इसका ये कितने जजेस से होके ये तकरीबन 4 साल जो हैं पुलिस वाले जो हैं वो इस निगरानी के पीछे छुपे रहे हैं और जॉब्स करते रहे। ऑन ड्यूटी है, क्योंकि मैं ये देखा ये सारे ये जिनके नाम नदीम अंजुम, खलील घुमन, जफ़र जमान, इरम रज़ा। नदीम अंजुम तो उनकी डेथ हो चुकी है। फरहान खान, ज़हीर आलम, तारक महमूद, नियामत अली, शहजाद अहमद, रियाज अहमद, ये सारे ऑन ड्यूटी अभी भी ऑन ड्यूटी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने ये मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि आए हो घर कौम की तकदीर बदलने, चेहरे ही ना बदलो करदार भी बदलो। गला जालिम का था या मज़लूम की गर्दन, जो ना जान पाए ऐसी तलवार भी बदलो। जब तक ना बदलोगे ये बोसीदा निज़ाम, ये हमारा निज़ाम जो है ये रिपेयरेबल है, ये चेंजेबल है। सब देखें, अदलिया ने अपना अब आखिरी फैसला में आपको वो जो आपने सुनाना है, जो इस वक्त जज साहब ने दिया है, जारी किया है, उसके बावजूद अगर हमारे अदारे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो अदलिया तो अपना काम कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए जाते हैं, देखें जी केसेस के फैसले नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो तो कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अगर उनको देख नहीं रहे या उनको इस खातिर में ला रहे, फिर ये बड़ा सवालिया निशान है कि अदारे अपने आप को बरी ज़िम्मा समझ। इसमें ये होता है कि एक होती है टेक्निकल जस्टिस, मैकेनिकल जस्टिस, एक होती है जस्टिस, ट्रू जस्टिस। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी अदालतें जो हैं वो कानून और इंसाफ के लिए बनी है। ये हमारे आइन में भी लिखा है कि अदालतें जो है इस्टेब्लिश की गई हैं कानून और इंसाफ के लिए। कानून को भी मद्देनज़र रखना है, इंसाफ को भी मद्देनज़र। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में ये बहुत सारे वाक़यात ऐसे आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिस पे कानून एक बात कह रहा होता है और जस्टिस जो है वो और बात कह रही होती है। वहाँ पे अच्छे जज का और अच्छे वकील का काम क्या है कि वो कानून को घसीट के इंसाफ की दहलीज़ पे लेके आए, फिर वो जस्टिस करे, वही अच्छा जज और वही अच्छा एडवोकेट है। अगर वो सिंपली देखेगा अपनी जॉब को, अपने सिनेरियो को और मैकेनिकल जस्टिस को, तो वो फैसले मैकेनिकली होंगे, फिर इंसाफ जो है वो रोता खड़ा रह जाएगा। और हमारे बहुत सारे केसेस में ये होता है। तो मेरी ये जुडिशरी से भी इस्तदा है कि जब ऐसा फैक्ट आ जाए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब लॉ कुछ कह रहा है और इंसाफ कुछ कह रहा है, तो वहाँ पे अच्छे जस्टिस होने, जस्टिस अच्छी डिलीवर करने, लोगों को, आवाम को रिलीफ देते हुए वो कानून को घसीट के अब इंसाफ की दहलीज़ पे लेके आएं।
क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को देखना है, कानून और इंसाफ दोनों को देखना है अदालत। साहब इस वक्त ये सिचुएशन कहाँ खड़ी है आखिरी, क्योंकि हमारे पास वक्त इस वक्त शॉर्ट है, आखिर पे क्या फ़ैसला हो चुका है और इसे आगे क्या अब इम्प्लीमेंटेशन होगी? अब ये हुआ कि वो निगरानी जो है इनकी, उसमें उन्होंने मेरिट पे फैसला दे दिया नवीदुज़्ज़मान साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो फैसला था राना राशिद अली ख़ान का जुडिशल इंक्वायरी बिल्कुल ठीक था, ये पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं गिल्टी हैं, इन पे एक्शन होना चाहिए। वो हमने वो सारी वो जो फ़ैसला है वो हम सेशन जज साहब के पास, ज़ाहिर है हम क्योंकि अदालतों में जजेस बदलते रहते हैं, वो कमरा जो है अमीन होता है अपने आर्डर्स का, हम वो आर्डर लेके फिर हम चले गए राना मसूद साहब के पास। राना मसूद साहब के पास हमने वो आर्डर दिया और हमने अमल दरामद कर दिया कि जो पहला आर्डर था इसी कोर्ट का, उस पर अमल दरामद करवा दिया जाए और इन जो पुलिस ऑफिशल्स हैं इनके ऊपर एक्शन ले लिया जाए। रिजल्टेंटली ये हुआ कि ये आए, उसमें सिर्फ इरम रज़ा शाह आया, वो पेट्रोलिंग में था, बाकी कांस्टेबल वगैरह तो नहीं आए। उसके बाद ये खलील गुम्मन था, वो वैसे अब्रॉड चला गया, वो भाग गया। तो पीछे रियाज़ है, रियाज़ अहमद है सब इंस्पेक्टर, और ज़फ़र ज़मान है सब इंस्पेक्टर, ये है, और खलील गुम्मन है, बाकी कांस्टेबलान। अब इन पे एक्शन के लिए अब जज साहब ने पूछा, राना मसूद साहब ने, हाँ भाई एनी अपडेट इस हवाले से, ये जो अपना है अमल दरामद, उसने कहा जी नहीं कोई अपडेट नहीं है, वो मैं ये तेमे पर लेकिन चूके चुनाचे अलबत्ता, इस तरह की बातें। जज साहब ने कहा कि मैं लिख रहा हूँ दोबारा सीपीओ को, और वो जो आर्डर था आबद हुसैन कुरैशी साहब वाला, उस पर मैं अमल दरामद करवा रहा हूँ, और अभी जो आपकी है निगरानी वो भी उड़ गई है, तो अब जो फ़ैसला आया है तो उसके हवाले से मैं सीपीओ को डायरेक्शन दे रहा हूँ। उन्होंने सीपीओ को, सुहेल साहब को डायरेक्शन दे दी कि इस पे इन पुलिस ऑफिशियल्स पे एक्शन लो। लेकिन अब ये है, देखें अब यहाँ पे एक ये भी मसला है, हमारे सिस्टम में बेशुमार लीकेज हैं, इसको रिपेयर करना पड़ेगा, इसको चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सीपीओ साहब ने स्टिल इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया कि वो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पेटी भाइयों का दर्द है। फिर हम रिटर्न में गए, हम रिटर्न में चले गए, फिर हम आरपीओ के साथ पास चले गए, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब अगर उस बीबी जो चलते चलते बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, और उसके बाद उसका जो बाप है वो भी इतनी सारा लंबा कश्त जो है 6 साल का काटने के बाद, इतने सारे आर्डर्स जो हैं अदालतों के हाथ मेरे में, बच्चे बेकसूर थे, मारे गए, और वो फिर भी अभी देख रहे हैं कि फिर क्या भी हम देख रहे हैं कि क्या ये क्या करेंगे। आज आके मतलब फिर वो अपने उन लोगों की साइड ले रहे हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने लोगों के बच्चे मर्डर किए हैं, और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि पता चले कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। इंसाफ होता हुआ नजर आए। जो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बहुत ब्रीफली डिस्क्राइबली, और मैं ये कहूँगा समराइज़ किया, एक बहुत बड़ा लंबा 6-7 साल की कहानी सुनाई है, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर, ताकि इन चीज़ों का आवाम को पता चल सके कि पुलिस मुकाबले ज़ाहिर करती है, लेकिन उन पुलिस मुकाबलों के पीछे हक़ाइक़ कुछ और जो हैं वो होते हैं, जिनको छुपा लिया भी जाता है। सही होते होंगे, हम डाउट नहीं करते, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ तो तब लिया जाए अगर पुलिस यहाँ मौक़िफ़ देती नज़र आए, क्योंकि 6 साल बाद भी अगर दोबारा इंक्वायरी रिपोर्ट वही सेम ऑर्डर्स जारी कर रही है, तो उसके ऊपर पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन ना होना एक बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ पुलिस ये कहती है जी सोहेल चौधरी साहब के बारे में अपने दफातर के बाहर लगा देते हैं कि किसी को शिकायत हो तो मेरे साथ डायरेक्ट आके व्हाट्सएप पर रब्ता करें। सर, व्हाट्सएप पर रब्ता तो माजरत के साथ तब किया जाएगा जब इंसाफ ऐसे केसेस में मिलता नज़र आएगा। जब इंसाफ मिलता नज़र ही नहीं आएगा, मौजूद सेशन जज के फैसले के ऊपर अगर कुछ नहीं नज़र आएगा, तो फिर आम आवाम कहाँ आपके दर के ऊपर आकर सवाली बनकर कोई खैरात की उम्मीद रख सकती है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त, किस दोराहे पे आके खड़े हो गए हम कि मौजूद अदलिया फ़ैसले दे रही है, 6 साल से वो फ़ैसले को रिपीट कर रही है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बदलते हैं, लेकिन किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे सीपीओ साहब यहाँ आए, सोहेल चौधरी साहब, तो हर एक का तबादला हो रहा है, मुअत्तल हो रहा है, उसे वहाँ किया जा रहा है। नज़र ये आ रहा था कि फैसलाबाद में कोई जराइम पेशा SHO, सब इंस्पेक्टर या कोई पुलिस वाला नहीं बचेगा, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखें बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये अगर सूरत हाल बिलाल साहब अगर सारी देखी जाए ना, जैसे आप बता रहे हैं कि जितने भी पुलिस अफसरान हैं, ऐसा लगता है कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में जो है मुलव्वस नहीं है, तो अगर इनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे पहले भी पुलिस मुकाबले जो है वो जाली किए जा चुके हैं, यानी कि शहरियों को बेगुनाह कत्ल किया जा चुका है। अब यहाँ पे मसला, इस जब केस को मैंने हाईलाइट किया, मुझे भी याद है जब मेरे पास एक रिपोर्ट मौसूल हुई राना राशिद अली ख़ान जो कि इलाका मजिस्ट्रेट थे, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह ये कहा गया कि जो मुकाबला हुआ है ये जाली पुलिस मुकाबला हुआ है,
और इसमें जितने पुलिस अफसरान, जिसमें 4 साबिक SHO शामिल हैं, तो देखें कोई फौत हो गया, किसी का तबादला हो गया, कोई पाकिस्तान छोड़ गया, कोई कहीं चला गया, ठीक है। मगर अभी तक किसी एक कांस्टेबल या जो साबिक 4 SHO थे उनके ख़िलाफ़ CPO की जानिब से ताहाल कोई जो था एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ CPO सोहेल चौधरी की बात ना की जाए, बात की जाए जब 2015 में ये रिपोर्ट जारी हुई, 2016 को रिपोर्ट जारी की गई, जो इलाका मजिस्ट्रेट थे राणा राशिद अली खान और उनके जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे आबिद हुसैन कुरैशी, उन्हें रिपोर्ट दी गई और आबिद हुसैन कुरैशी ने बाकायदा CPO को रिपोर्ट जारी की कि जो राणा राशिद अली खान इलाका मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसको देखते हुए कार्रवाई की जाए। तो जो पुलिस अफसरान थे उनकी जानिब से जो चैलेंज था, ये फैसले को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जो सिविल जज है, वो केस नहीं सुन सकता, उसके पास इख्तियारात नहीं है कि वो हमारे खिलाफ फैसला जारी कर सके। जिसके बाद ये केस फिर चैलेंज हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास निगरानी केस में गया, 4-5 साल केस चला और बिल आखिर 12 दिसंबर 2020 को 20 दिसंबर 2020 को मेरे ख्याल में ये फैसला अनाउंस हुआ, जिसमें कहा गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से कि निगरानी अपील जो पुलिस अफसरान की थी उसे खारिज किया गया और बाकायदा तौर पर लिखा गया कि जो इलाका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट थी वो ठीक है और पुलिस मुकाबला जो है वो जाली हुआ है। अब फैसला यहाँ पे ये होता है कि जो जज साहबान हैं उनकी जानिब से आर्डर किए जाते हैं CPO साहब को कि आप पुलिस अफसरान जो हैं और इस वाक़े में मुलव्वस जितने पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने नोटिस जारी किया, उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ। अब जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं राना मसूद अख्तर, उनकी जानिब से नोटिस जारी किया गया। तो इसके ऊपर देख लें तकरीबन दिसंबर में ये फैसला हुआ था, दिसंबर 2020 में, आज गालिबन तकरीबन 6 माह के करीब होने वाले हैं और अभी तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। आप पुलिस अफसरान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक आम शहरी के लिए अंदराज मुकदमा दर्ज करवाना एक बहुत मुश्किल मरहला है। अगर मैं अपने नाज़रीन के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि फ़ैसला एक छोटी सी बात से साथ आगे ऐड कर दूंगा, तो फिर ये जो कार्रवाइयाँ सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं कि हम ये कर रहे हैं जी, हमारी फ्लैक्सेस लगी हैं, नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं पूरे प्रोग्राम में बात करता हूँ, दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कहीं भी चले जाएं फैसलाबाद के थानों के बाहर, आपको CPO जो सोहेल चौधरी साहब है उनकी फ्लैक्सेस नज़र आएंगी और उसके ऊपर शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए यकीन दहानी करवाई जाएगी कि हमारी तरफ से जो है वो शहरियों को इंसाफ फराहम किया जा रहा है। मगर जब हमारी सिलसिले में वकला से बात हुई है तो आप आम शहरी को देख लें, जो आम शहरी है अगर वो थाने में जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये बड़ा अहम पॉइंट आपसे जिक्र करने लगा हूँ कि एक शहरी के साथ चोरी, डकैती, राहज़नी, जना, अगवा, ज़्यादती, बदफेली, हर किस्म का जराइम, उसके लिए जब एप्लीकेशन थाने में देता है तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। वो क्या करता है शहरी, वो सेशन कोर्ट से रजू करता है, यहाँ पे दरख्वास्त दायर करता है, पटिशन दायर करता है 22A 22B के तहत और कहता है कि जी मेरा जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। फिर अदालती अहकाम जारी होते हैं, उसके बाद जो शहरी का मुकदमा है वो दर्ज होता है। यानी कि हालांकि जो माहिर कानून है वो कहते हैं कि जब एक एप्लीकेशन थाने में आ जाती है तो कानून लागू है कि जो तफ्तीशी अफसर है या जो SHO है मुतलका, वो शहरी की दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज करे। पिछले दिनों जब मैंने ये 5-6 दिन पहले ये खबर जब दी थी तो एक साहिल वहाँ पे मौजूद था, तो उसका कहना था कि हमारे मोहल्ले में जब हमारी बेटियां बच्चियां उस मोहल्ले की गुजर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वहाँ पे उबाश खड़े नौजवान जो है वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और इसकी एप्लीकेशन मुतलका पुलिस वालों को कई बार दे चुके हैं मोहल्ले वाले, मगर पुलिस वालों ने किसी किस्म का कोई एक्शन लिया। आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मजबूर बाप जिसकी बेटी उस गली मोहल्ले से निकल जब गुजरती है तो अबाश नौजवान वहाँ पे खड़े उसे छेड़ते हैं, बदमाश छेड़ते हैं, तो उसे जब पुलिस की तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अदालत पहुँचा है और अदालत में आके उसने पुलिस से ये इल्तजा की है सेशन जज से कि सेशन जज जो है वो आर्डर अहकाम जारी करें पुलिस अफसरान को कि जो मुतलका अफराद हैं जो अबाश हैं वहाँ से उन्हें भगाया जाए या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बात करने का मकसद ये है कि एक शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और क्या पुलिस अफसरान पुलिस बेटी भाइयों पर मुकदमा दर्ज करेगी। यही वजह है कि उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, बजाय इसके कि एक शहरी जिसकी बीवी कत्ल हो चुकी है, जिसके 2 बेटे मर्डर हो चुके हैं, जिसका पूरा ख़ानदान तबाह हो चुका है, तो वो इंसाफ के लिए गुज़श्ता 6 साल से चक्कर लगा रहा है। गुज़श्ता 6 साल से चक्कर लगा रहा है। मैंने अज़दार को इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत डिटेल के साथ इसकी पैरवी केस की, एक तो वो कर रहे हैं, ये इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं हमारे सामने रखे। बात करें, कोशिश करते हैं फ़र्रुख गुलजार अवान साबिक जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे रब्ता करते हैं, वो हमें अवेलेबल होते हैं तो उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। जी प्रोग्राम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। फ़र्रुख गुलजार अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। फ़र्रुख साहब बहुत शुक्रिया, सीजन एक लॉयर भी हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। फ़ैसला कुछ आपके सामने रखा भी वो केस कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहां हमारे अदारे
बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे जहां एसी सिटी हो, एसी सदर हो, डीसी हो, आरपीओ, सीपीओ, उनको नोटिस भेजे जाते हैं, उनको तनख्वाह कुर्की के भी नोटिस भेजे जाते हैं। अब ये जो केस है इसके अंदर 6 साल से अदालत आलिया का वही फैसला दोबारा से उन्होंने रिवाइज़ किया है, लेकिन पुलिस इसको ताहाल अभी तक नॉन सीरियस लेती है। उनके मुताबिक ये केस शायद अहमियत के नहीं होंगे, जबकि एक 2 मजलूम भाई मर जाते हैं, उनकी वालदा पैरवी करते हुए मर जाती हैं, लेकिन हम ताहाल अभी तक यही सोच में हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं। आप क्या समझते हैं, आपके पास एक बहुत वसी तजर्बा है, इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और ख़ासतौर पर हमारे अदारों की नॉन सीरियसनेस को क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम टॉपिक पे आपने आज गुफ्तगू की है, तो उसमें केस के फैक्ट्स में जाए बगैर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इनफैक्ट इस मुल्क में अरसा दराज से जुडिशरी और मुकन्ना और एग्जेक्टिव के दरमियान ये एक अनसीन सी टसल है। जुडिशरी के जो इम्प्लीमेंट डिसीजंस होते हैं या जजमेंट्स होती हैं, उनको उनकी ट्रू लिटल स्पिरिट में इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन अमल दरामद करने से या तस्लीम करने से हेजिटेट करती है। चूँकि 2 मुख्तलिफ अदारे हैं, उनकी अपना एक अप्रोच है, डायमेंशन है, तो लेकिन अल्टीमेटली जो प्रवेल करना है वो जुडिशरी की जजमेंट्स ने या जुडिशरी के फैसलों ने करना है। जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, इसमें चूँकि मैंने वो जजमेंट्स नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आपके ज़बानी सुनकर मैं उसमें ये महसूस करता हूँ कि ये सरासर एग्जेक्टिव की ओवर डूइंग है, ओवर स्टेपिंग है कि वो अदालत के फ़ैसलों पर अमल दरामद करने से हेजिटेट कर रहे हैं या इनकारी हैं। अभी इस केस के बड़े मराहल आने हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि इसमें अभी ट्रायल होना है, फिर उसमें एक्विटल या कन्विक्शन होनी है, फिर आगे अपीलें हाई कोर्ट में जानी है, फिर उसके आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में कि इंसाफ की तलाश के लिए गरीब आवाम को या मुस्तहिकीन को बहुत टाइम लगता है और उसको बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में, जो कि सरीदस्त हमें ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही। फ़खर साहब, अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसाफ के असूल के लोगों को बड़ी कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो 6 साल तक एक शख्स जद्दोजहद करता है इंसाफ के लिए, उसे सेशन के अंदर इंसाफ मिलता है 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन फिर वो कोशिश करता है 5-6 साल तक। ताहाल वो पुलिस वाले अभी तक अपनी सीटों पर बरजमान, सब इंस्पेक्टर, जो भी SHO के तौर पर कोई पेट्रोलिंग पुलिस में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक नहीं है कि उनको उनके ओहदों से सैक करके इंक्वायरी पुट कर दी जाए कि इनके खिलाफ ये हुआ है। और ऐसे ये कोई एक केस नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों पुलिस मुकाबले होंगे जिनकी अभी तक चीज़ें चल रही हैं। हमारे अदारे आवाम की खिदमत के लिए लगे हैं कि क्योंकि उनको टैक्स दिया जाता है, ये टैक्स के पैसों से पलते हैं, और उसी आवाम को बाद में कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके ऊपर बेरहमी से किया जाता है। और जो आला अफसरान बैठे हैं वो फ्लैक्सेस तो लगाते हैं कि हमसे रब्ता करें, व्हाट्सएप पर शिकायत करें, और लेकिन सुनवाई कोई नहीं। इसमें जी इनफैक्ट इंतज़ामिया को बराह रास्त हम मुर्द इल्ज़ाम करार तो दे देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंतज़ामिया पर या एग्जेक्टिव पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर चेक एंड बैलेंस अदलिया डायरेक्ट नहीं कर सकती। अदलिया ने अपनी जजमेंट या फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। ये बुनियादी तौर पर काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। बदकिस्मती ये है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, ये अपने रेट बनवाने में किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हुई। ये जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था, फिर इक़्तिदार में आने के बाद कुछ काम भी शुरू हुआ। नासिर दरानी मरहूम साहब को डिप्यूट भी किया गया पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। उनने जुडिशल रिफॉर्म्स का भी कहा था, वो भी बीच में रह गई बात प्राइम मिनिस्टर साहब की। बुनियादी तौर पर ये प्रोविंशियल इशू है। नासिर दरानी साहब काम कर रहे थे, लेकिन बाज़ अमूर पर अख्तिलाफ़ात होने के बाद वो छोड़ कर चले गए। और ये बदकिस्मती है कि जब से हुकूमत आई है 2018 और आज 2021 में हम जा रहे हैं, मिड ऑफ 2021 में, अभी तक एक भी सिंगल स्टेप नहीं लिया गया पुलिस रिफॉर्म्स के सिलसिले में। ये जो जिस पे आप ने नुक्ता उठाया, या ये बड़ा एक गंभीर इशू है। ये बदकिस्मती है कि इक़्तिदार के नशे में हमारी पुलिस के आला अफसरान, हर दूसरा तीसरा अफसर या चौथा अफसर किसी न किसी अदालत की हुक्म अदूली में मुलव्वस होता है, चाहे वो अदालत के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था या फिर वो उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको मानने से इनकारी है। सिर्फ अदालत आलिया ही एक ऐसी आइनी अदालत है जो अपने रेट को मनवाती है, और इनको थोड़ा बहुत अगर खौफ या
एहतराम हो, वो अदालत आलिया का होता है। बदकिस्मती से मैं ख़ुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, बीइंग एडवोकेट, बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। माताहत अदालतों को ये उस हद तक उनके फ़ैसलों की कदर की निगाह से नहीं देखते और ना ही उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि अगर हम माज़िद साहब ये देखें कि आपने भी ये प्रैक्टिस सारी देखी है जुडिशरी के अंदर भी, हमारे मौजूद जो जजेस साहिबान हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ़ैसले हैं जो कि फ़ैसले दे दिए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी लेट हो जाती, इतनी ताख़ीर का शिकार होती, फिर हमारे सारे लोग ये कहते हैं देखिए जी इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ की दहलीज़ पे हम फिरते रहे हैं। ये नहीं देखा जाता कि जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी, और बेशुमार हमारे पास केसेस की मिसालें पड़ी हैं कि वो केसेस वहाँ से आगे चलने का नाम नहीं लेते और पुलिस एहलकार, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, जैसे आपने खुद इस चीज़ को कहा है कि वो तो ये कहते आए हैं बड़ी देर से कि जी देखें हमारे दौर में इंसाफ होगा, पुलिस कल्चर तब्दील हो जाएगा, इंसाफ। और ये एक बहुत अहम फहम जुमला साबका हुकूमतों के बारे में बोलते हैं, चोर को पकड़ेगा कौन, चोर चोर चोर। अगर हमारा कोई सिस्टम ही नहीं होगा फिर चोरों को कौन पकड़ेगा, डाकुओं को कौन पकड़ेगा, कातलों को कौन पकड़ेगा। निज़ाम के लिए हम नारे मार रहे हैं लेकिन हमारी हिकमत अमली सिफर। इसमें जी मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ फिर बात वही घूम फिर के गवर्नमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाएगी कि वो अपनी किस विगर से और किस ज़ोर से अपने रेट को मनवाते हैं या इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अदालतें जब फ़ैसला दे देती हैं तो उसके बाद लामाला कोई एक फ़रीक, मुतासर फ़रीक उसको हायर फोरम पर चैलेंज करता है, या अगर वो फनल्टी टीन कर जाए तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़िम्मेदारी उस अदारे के बड़ों की या हुकूमत की होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब उनके हुक्म की अदूली की जाती है या तौहीन होती है या माने नहीं जाते तो तौहीन अदालत दायर करनी पड़ती है, जो कि हर केस में नहीं हो सकती। फौजदारी केस में एक फ़ैसला हुआ, जिसके भी ख़िलाफ़ हुआ, दूसरे फरीक के पास ये राइट है कि वो राइट ऑफ अपील अवेल करे, लेकिन जब तक वो लिटिगेशन ख़त्म नहीं होगी उसकी ट्रू लिटर स्पिरिट में उसकी अमल दरामद मुमकिन नहीं है। तो इस पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी हुकूमतों को और हमारे अदारों को, चाहे हुकूमत सूबाई हो या सेंट्रल हो, और हमारे अदारों को और जुडिशरी को मिल बैठकर इसका मेकनिज़म बनाना चाहिए जिसमें अल्टीमेटली रिलीफ आवाम को मिले। बहुत शुक्रिया फ़रीद गुलजार अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इस वक्त हम कहाँ किस दोराहे पे खड़े हैं, होना क्या चाहिए उसके लिए, किसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन इसी दुआ के साथ मैं तो प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि हमारी चीज़ें, क्योंकि एक अहम फहम सा एक मजाक हम कर लेते हैं बड़े उड़ते उड़ते एक दूसरे की महफिलों में बैठे कि एक जज के पास केस था, उसने फ़ैसला दिया तो अम्मा ने कहा कि अल्लाह तेनों SHO लावे। ये मजाक अगर इस माशरे के अंदर देखा जाए तो मौजूद अदलिया के से जो फ़ैसले हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन हमारे इदारे के छोटे अफसरान, ये बहुत मुआवज़े के साथ कहूँगा, बड़े अफसरान नहीं छोटे अफसरान इतने ताकतफुल हैं कि बड़े अफसरान उनका बाल भी जो है वो उल्टा नहीं कर सकते। और ये एक अलमिया है जो कि हमारे इस वक्त सिस्टम को तबाह कर रहा है, खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब है, कमज़ोर है, वो इंसाफ की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।